खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर जो है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं से रहेगा। वैसे चैप्टर तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपके एग्जाम के साल भर पेपर और वनडे परीक्षाओं में आए भारतीय संस्कृति के इतिहास से जो प्रश्न आए हुए हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को इस क्लास में मैं लाया हूँ। इसे आप जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। एक प्रश्न तो सीधे आएंगे ही आएंगे, इसके साथ जो है अगर प्रश्न थोड़ा भी इधर उधर आते हैं तो खारिज करने में, एलिमिनेट करने में आपको इस क्लास से आसानी होगी। इस क्लास काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 3 भागों में बनाया हूँ और ये आज जो है ये पहला भाग है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, तीनों भाग देखिएगा तब ये आपकी क्लास को कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। यूनिट 5 का पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिएगा, इसको समझते हुए चलेंगे। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अशोक चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? सारनाथ से लिए गए हैं, याद रखिएगा। सारनाथ कहाँ है आप जानते होंगे, प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम, वाराणसी में है सारनाथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारत का ग्रीनविच शहर उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जहां विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का निर्माण हो रहा है। वैदिक घड़ी मतलब वह घड़ी जो समय तो बताए ही, समय के साथ साथ जो ब्राह्मण पंडित लोग पतरा खोलते हैं, पतरा में ग्रह नक्षत्र देखा जाता है, जो शुभ घड़ी देखा जाता है, वो सब कुछ उस घड़ी में दिखाई देगा, जिसे वैदिक घड़ी के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है, ये भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थल है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कौन सा एक ऐसा जिला है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है? आप क्या लगाएंगे? कौशाम्बी, जो इलाहाबाद से अलग हुआ। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहाँ जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुई थी। जैसे पूछ सकता है कि आप जाएंगे मेरठ में, जाएंगे तो मेरठ में एक जगह हस्तिनापुर, पूछ देगा हस्तिनापुर किस धर्म से संबंधित है? तो वहाँ जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन धर्म के 24 तीर्थकों में प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनका जन्मस्थली है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पूछ देता है एग्जाम में। जैसे पूछ दे कौशाम्बी किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला बिहार में है। इसको कुमारगुप्त ने बनवाया था, याद रखिएगा। इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगर भारत इसमें वर्तमान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, लेकिन प्रश्न को घुमा के पूछ दे कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आप लगाइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसमें कहाँ है? भारत में नहीं है, गांधार क्षेत्र में है। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा जिला बिहार में है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। महायान शाखा क्या था कि जो बौद्ध धर्म में जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे वो महायान शाखा कहलाते थे। ठीक है, तो महायान शाखा संबंधित था ये नालंदा विश्वविद्यालय। विनोदिनी दासी के विषय में आपके एग्जाम में आ सकता है। विनोदिनी दासी का संबंध बंगाली रंगमंच से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संगमरमर से बने भवनों की शोभा बढ़ाने के लिए मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पितृदूरा पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा मात्रा अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, याद रखिएगा। और पितृदूरा पद्धति जहांगीर के काल में शुरू किया गया, लेकिन ताजमहल में इसका प्रयोग शाहजहां ने किया था। ठीक है, सारनाथ, जैसे ये कह रहा है कि जैसे आप ताजमहल गए होंगे देखने आगरा में, तो जो दीवालों में आप देखेंगे नक्काशी कलर हुआ होगा हरे लाल रंग से, तो ऐसे आप उसको ऐसे टच करेंगे, स्पर्श करेंगे तो लगेगा कि पत्थर में वो डिजाइनिंग हुई है। ठीक है, उसी को पितृदूरा कहा जाता है। और वो जो है ताजमहल में प्रयोग हुआ था। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न बताइए, दिल्ली का किला किसने बनाया? दिल्ली का किला किसने बनाया और आगरा किला किसने बनाया? प्रश्न है, दिल्ली का किला किसने बनवाया, आगरा किला किसने बनवाया, और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद किसने लगवाया, और आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया? दोनों किले में मोती मस्जिद कौन बनवाया? ठीक है, अब बताइए, फिर देखते हैं आगे क्लास में। एतमद्दौला नूरजहां के पिता थे, जिनका मकबरा आगरा के पास एतमद्दौला नामक स्थान पे है, जिस मकबरे का प्रथम पच्चीकारी युक्त संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ये देखिएगा पच्चीकारी, ये भी मात्रा आगे पीछे हुआ है कि किताबों में, आप देख लीजिएगा उसको।
सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका प्राचीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है कि ऐसे प्रश्न आएगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या था, तो आप क्या लगाएंगे? नागनिका। ठीक है, किस वंश की थी? सातवाहन वंश की थी। इनकी पत्नी थी तो जो है सातकर्णी प्रथम की ये पत्नी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। याद रखिएगा, सातवाहन वंश के विषय में जानते होंगे, इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया। ठीक है, अक्सर जो प्रश्न क्रीम टाइप का प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। शीशे का सिक्का, प्रोटीन का सिक्का किसने चलाया? सातवाहनों ने चलाया। एक और प्रश्न आता है, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे? तो सातवाहन वंश के शासक लगाते थे। याद रखिएगा, और इनका जो है नानागढ़ है वो नहीं पूछेगा, चूंकि इतना डीपली एग्जाम में नहीं आएगा। बीबी का मकबरा या चांद बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। जो है औरंगजेब की पत्नी जो है चांद बीबी ने कहा कि मुमताज ने जैसा कह के शाहजहां से ताजमहल बनवाया है, वैसे ही आप मेरे लिए एक दूसरा ताजमहल बनवा दीजिए। औरंगजेब ने पूरी कोशिश किया, औरंगाबाद में एक दूसरा ताजमहल बनवाया, कॉपी किया, लेकिन इतना सुंदर बन नहीं पाया। आप लोग जाते होंगे, गए होंगे औरंगाबाद, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, तो इस चीज़ को देखे होंगे। आप साईं बाबा मंदिर जाते होंगे, तो साईं बाबा मंदिर जाएंगे तो वहीं एलोरा अजंता की गुफा है, वहीं से कुछ दूर पे जाएंगे तो आपका ये चांद बीबी का मकबरा या भारत का दूसरा ताजमहल है। इसे फुवर मकबरा या ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं शनिदेव का मंदिर भी है, आप लोग जाते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हम्पी मंदिर कर्नाटक में है। हम्पी मंदिर कर्नाटक में है। कांचीपुरम, कांची भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। एक प्रश्न आता है कि सभी हीरे जवाहरात जो है 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन भारत का कौन सा ऐसा हीरा निकला था जो 36 कैरेट का था? तो याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो गोलकुंडा की खान से निकला था, हैदराबाद से निकला था। याद रखिएगा, और बाकी सभी हीरे भारत में पन्ना की खान, पन्ना जिला मध्य प्रदेश से निकलते हैं, लेकिन कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको प्रतापरुद्रदेव ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ऐसे करते करते वो कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में जो है इंग्लैंड के पास है। जब महारानी के पास ये हीरा गया तो उन्होंने क्या किया? उसको कटवा के आधा म्यूजियम में रखवा दिया, अपने दूसरा महल ऐसी मुकुट में लगवा लिया। ठीक है, और कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जिसके पास गया वो बर्बाद होता चला गया। और उसका इतिहास का वही क्लास तो चूंकि आप करने ये पूछेगा नहीं इतना लंबा, तो मैं बता दूं, वो कोहिनूर हीरा जहाँ जहाँ गया वो जो है बर्बाद होते गया। कहा जाता है कोहिनूर हीरा श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बहन को दिया था, और ये भी कहा था इस हीरे को तुमको छोड़ के कोई और रखेगा तो उसको नुकसान होगा। अब जो भी ऐसे मान्यता है, सही है गलत ये हम नहीं जानते हैं। बेलूर मठ कोलकाता, याद रखिएगा, पूछ सकता है बेलूर मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की धार्मिक आस्था से जुड़ा पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, भारत भवन पूछेगा, भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। आपके एग्जाम में एक और प्रश्न आ सकता है, भारत भवन भोपाल में है तो भारत माता का मंदिर कहाँ है? तो वाराणसी में है। भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वैदिक युग के निर्माता। वैदिक युग के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या उच्च होता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। याद रखिएगा, अलाई दरवाजा को कहा जाता है वैज्ञानिक विधि से बना भारत का प्रथम भवन कौन सा है? तो अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा को कुतुब मीनार का गेट भी कहा जाता है। यह है कहाँ? कुतुब मीनार कैंपस आप गए होंगे, मेहरौली, मेहरौली का लौह स्तंभ। तो जो कुतुब मीनार का कैंपस है, उसी कैंपस में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया मेहरौली का लौह स्तंभ है, जिसको आज भी खुले आसमान के नीचे है, जहाँ जो है जंग जिस पे नहीं लगता। उसी गेट में आप जाए, उसी बीचों बीच में तो वो बना हुआ है कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। एक ही मंजिला बना था, तो उसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई, और जो है चौगान खेलते हुए तो उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसको पूरा कराया। उसको छोड़ दीजिए, जब गेट से बाहर निकलेंगे तो बाएं साइड में गोल ऐसे बना हुआ है अलाई दरवाजा, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। वहाँ जो जो भी काम कंप्लीट कराया उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। वहीं एक आप देखेंगे गए होंगे जो लोग, कैंपस में एक पत्थर की घड़ी है जो खम्बे की परछाई से समय बताती है। सोचिए, वो सुई उसमें नहीं है, ऐसे कुरेद दिया गया है गोल, ऐसे पत्थर को ऐसे खम्बा लग दिया गया, जब उसकी परछाई उस पर पड़ती है तो टाइम इसका बताता है। ठीक है, तो प्राचीन जो है वैज्ञानिक विधि बहुत ही आगे थी। अब उसकी चर्चा है, क्या करें हम लोग। कुतुब मीनार याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, परंतु निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने कराया, और आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक
के समय मरम्मत का कार्य हुआ। जैसे प्रश्न अक्सर आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। तो किसके नाम पे रखी, तो कुतुबुद्दीन काकी के नाम पे रखी। भारत का प्रथम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने वही कैंपस में बाहर ही करवाया है, आज भी वो स्थित है, चलता है। उसके बाद ये प्रश्न आता है कि वो कितने मंजिला बनवाया था, तो जितने 5 मंजिला जो बनवाया था, तो जो ऊपरी जो मंजिल थी, एक बार बिजली गिरने की वजह से टूट गई। जब टूट गई तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक था, उस इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। ने क्या किया, उसको मरम्मत करा दिया, उसके छोटे छोटे और जो है मंजिल उसमें बनवा दिया। तो वही पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक क्या किया था, उसका मरम्मत का कार्य किया था उसमें, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थकर, याद रखिएगा, जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर को मोक्ष प्राप्ति का दिन निर्वाण की स्थिति को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे दीप मलिका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, आपको मालूम होगा। मोक्ष प्राप्ति जिस दिन हुआ था उसको दीप मालिका के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में आ सकता है दीप मालिका का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या ब्राह्मण धर्म, ऐसे करके आ सकते हैं, हिंदू धर्म करके कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अंबुबाची मेला, याद रखिएगा, अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिकों का मेला, याद रखिएगा, कहाँ लगता है, अंबुबाची मेला गुवाहाटी में। और ये 20-22 जून के से और 26 जून तक 3-4 दिन का लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व के सभी बड़े छोटे तांत्रिक लेडी जेंट्स वहाँ अंबुबाची मेले में आते हैं और अद्भुत चमत्कार माँ का प्रसाद वहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। रानी का बाव, याद रखिएगा, रानी का बाव पाटन गुजरात में है। सत्यमेव जयते, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 1833 में स्थापित स्टार थिएटर बंगाली रंगमंच से संबंधित है, जिसकी स्थापना विनोदिनी दासी ने किया था। याद रखिएगा, आ सकता है विनोदिनी दासी का नाम। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र साइलेंट फिल्म थी, मूक बधिर फिल्म थी, बोलने वाली नहीं थी, परंतु प्रथम बोलती फिल्म का नाम आलम आरा था। भारत के दक्षिणी हिस्से में शिव भक्त को नयनार, याद रखिएगा, फिर समझ लीजिए, भारत के दक्षिणी हिस्से में शिव भक्त को नयनार और विष्णु भक्त को अलवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी रही है। प्राचीन काल से ही धर्म अग्रणी रहा है, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत भारत में अभी तक 6 भाषाओं को दर्जा दिया गया। आपके एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आते हैं और लोग गलत करते हैं। कुछ लोग साइंस से हैं जिनका जीएस बिल्कुल कमजोर होता है, घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अब एग्जाम जैसे आएगा और भी तरह तरह की क्लासें लेके आपकी जीएस में ठीक करा दूंगा, ठीक है। भारत में अभी तक 6 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। 6 भाषा कौन कौन है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। इसमें से क्या प्रश्न आएगा, एक तो आप सीधे याद रखिएगा 6, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, 6, ये याद रखिएगा। और याद कैसे रखेंगे, पहले भारत का ऐसे नक्शा बना लीजिएगा और नक्शे में जो जो राज्य जहां जहां है उसके आगे ऐसे लिख लीजिएगा। आप चाहे उस तरह बनाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या आता है कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा 2004 में कौन सी है, तो तमिल याद रखिएगा सबसे पुरानी। और सबसे नई शास्त्रीय भाषा 2014 में उड़िया, उड़ीसा की बनी। अब जानते होंगे इसमें से कुछ बताना नहीं है। मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल की। और ये भी पूछा हुआ था लक्षद्वीप की कौन सी भाषा, ये मलयालम ही है। कन्नड़ कर्नाटक की। तेलुगु याद रखिएगा, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। तमिल तमिलनाडु का है। और संस्कृत देखिएगा उत्तर कुछ राज्यों का है, ये बोला जाता है, जैसे उत्तराखंड में बोला जाता है, दक्षिण भारत में भी बोला जाता है। आज भी कुछ गांव है जहाँ संस्कृत ही बोला जाता है।
एलोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलोरा अजंता आप याद रखिएगा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, आपको भी हमने चर्चा किया था। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नया नाम क्या पड़ गया? संभाजी नगर। क्या नाम पड़ा है? संभाजी नगर, याद रखिएगा। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ये प्रश्न दोनों आता है, अक्सर कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। यहाँ फिर से मैं बता दूं, एलोरा की गुफा जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैत्रेय, याद रखिएगा, मैत्रेय भविष्य के बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु दोबारा जन्म लेंगे। कहा जाता है भगवान बुद्ध जो है दोबारा धरती पे आएंगे, और जब आएंगे तो उनका नाम क्या रहेगा? मैत्रेय, मैत्रेय नाम रहेगा, याद रखिए। इसीलिए कुशीनगर में आप कई पेपर में पढ़े भी होंगे, कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, तो परियोजनाएं मैत्रेय के नाम से, यानी मैत्रेय आने से पहले, इनको आने से पहले कुशीनगर या बौद्ध धर्म से जुड़ी जो भी चीजें हैं इतना सुंदर बना दिया जाए कि भगवान बुद्ध आए और देखे, कहें कि मेरे भक्तों ने कितना सुंदर बना दिया। इसको लेकर बहुत अच्छा खासा पैसा, विदेशों से भी पैसा आता है, और जो है वहाँ मंदिर के आसपास जो है बौद्ध धर्म वाले लोग बहुत अच्छा उसको बनाते हैं। सूफी संतों को पीर कहा जाता है, याद रखिएगा। और पीर अपने शिष्यों को या मुरीदों के साथ जिस आश्रम में रहता था उसे खानगाह कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमुख संख्या आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी कितनी संख्या होती है। जैसे आप देखेंगे महाकाव्य की संख्या 2 होती है, उसके बाद सूत्र की संख्या 3 होती है, वेद की संख्या 4 है, उपवेद की संख्या भी 4 है, आश्रम की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, दर्शन की संख्या 6 है, विवाह की संख्या 8 है, संस्कार की संख्या 16 है, पुराण की संख्या 18 है, वेदांत और उपनिषद की संख्या 108 है। फिर से समझ लीजिएगा, वेदांत मतलब वेदों का अंत कितनी है? 108, लेकिन 12 को ही मान्यता दिया गया है, यहाँ आप जानेंगे। संस्कार की संख्या कितनी है? 18। संस्कार की संख्या 16, पुराण की संख्या 18, याद रखिएगा। संस्कार में पूछता है कि उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार किस नंबर पे है, तो याद रखिएगा वो 11वें नंबर पे है, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, तो सबसे अच्छा आश्रम कौन सा कहा जाता है? तो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। गुरु नानक बहलोल लोदी के समकालीन थे। एक एग्जाम में प्रश्न आता है कि जब लोदी वंश को याद रखिएगा, प्रथम अफगान वंश के नाम से जाना जाता है, और द्वितीय अफगान वंश किसे कहते हैं? सूर्य वंश को कहते हैं, सूर्य वंश को, जिसमें शेरशाह सूरी आया था। तो प्रथम अफगान वंश लोदी वंश और द्वितीय अफगान वंश सूर्य वंश, जो शेरशाह सूरी का था, ठीक है। अब ये कहा है कि लोदी वंश याद, बहलोल लोदी याद रखिएगा। बहलोल लोदी ने जो सिक्का चलाया था बहुत धार्मिक नेचर का था, और जो सिक्का चलाया था वो अंग्रेजों का मानक सिक्का कहा जाता है। बहलोल लोदी जो है अपने आप को जो है अपना कनेक्शन जो है ऊपर वाले से जोड़ता था, और कभी गद्दी पर नहीं बैठता था। कहा जाता है कि राजा होते हुए भी राजा की गद्दी पर न बैठने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी, याद रखिएगा। और इनके समय समकालीन कौन थे? गुरु नानक आए थे। इन्हीं का पुत्र था सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। जो इनके समकालीन कौन थे? कबीरदास आए थे, ठीक है। तो चलिए बताइए, कबीरदास जी का जन्म लहरतारा तालाब के पास हुआ। लहरतारा तालाब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तुलसीदास, याद रखिएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास भी अकबर के समकालीन थे। जहांगीर के शासनकाल में संगमरमर पर जो फूल पत्तियों को बनाने की कला का विकास हुआ उसे पितुद्रा कहते हैं। सबसे पहले मदौला मकबरे में प्रयोग हुआ, इसका प्रयोग ताजमहल में भी हुआ है। ब्रिटिश काल में गर्मी से बचने के लिए खम्भों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे, जिसे पल्लिडियन शैली के नाम से जाना जाता था। फिर समझ लीजिए, ब्रिटिश काल में गर्मी से बचने के लिए खम्भों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे, जिसे पल्लिडियन शैली के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के विषय में अभी तक मैंने देखा तो 4 पूछा जाता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो भक्ति काल को कहा जाता है। पूछ दे कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। फिर पूछ दे चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। फिर पूछ दे कला और साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। फिर पूछ दे कि मुगल काल का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते थे, तो अकबर के काल को मुगल कला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
वही चीज है यहाँ पे। स्थापत्य, जहाँ मकान का बिल्डिंग ताजमहल बना, आप जानते होंगे। स्थापत्य कला, ऐसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहते हैं, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। कश्मीरी लकड़ी, इसमें एक चीज और नहीं लिखा है लग रहा, हाँ अगर पूछेगा कला और साहित्य का स्वर्ण काल तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है, नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कला व साहित्य का नहीं लिखा हुआ है, स्वर्ण काल किसे कहेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखा करिए। इस बार इंटरव्यू पर जो व्यक्ति जैसा लिखे, जैसा बोले, आगे वैसा ही बन जाता है। हमेशा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, शर्माना नहीं चाहिए। शुभ काम के लिए लिखने में देर नहीं करना चाहिए। कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उसके उदाहरण शाह हमदान मस्जिद है, जो कश्मीर में है। याद रखिएगा, आप एग्जाम में क्या पूछ सकता है, शाह हमदान मस्जिद कहाँ है, तो कश्मीर लगाइएगा। अकबर द्वारा बनाया गया अटक मतलब लाहौर, इलाहाबाद, आगरा का किला है। आगरा के किले में नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, अंगूरी बाग, शीश महल और जो है मुसम्मन बुर्ज है। याद रखिएगा, आगरा के किले में नगीना मस्जिद है, मीना मस्जिद है, अंगूरी बाग और शीश महल है, ठीक है। गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं, ये जो नंबर आप देख रहे होंगे, इस पे अपना नाम लिख के बस भेज देंगे, ठीक है। वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है तो उसमें उनको जोड़ दिया जाएगा। जो लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो इसमें नाम भेज देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जो भी नोटिफिकेशन होता है दिया जाता है। केरल के ओणम त्योहार के दिन सर्प नौका दौड़ होता है, याद रखिएगा। पेरियार नदी पर होता है, जिसे बल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। जब भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से, पूरे भारत के किसी भी राज्य से पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए सभी सेक्शन को यहाँ दिया गया है। केरल के ओणम त्योहार को सर्प नौकादौड़ होता है, जिसे वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है। असम में आज भी एक ऐसा मेला लगता है जहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री वस्तुओं के माध्यम से होता है, जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिसे जोनबिल मेला के नाम से जाना जाता है। जैसे आप प्राचीन काल में देखते होंगे, गांव में अभी भी कहीं कहीं है देखने को मिलता है। आपको कोई वस्तु खरीदना हो तो कोई वस्तु दे दीजिए तो आपको सामान मिल जाएगा। जैसे गांव में कबाड़ी वाले आते हैं तो गांव के लोग अनाज दे देंगे, तो कबाड़ी वाले क्या करेंगे, जैसे कुछ अनाज दे देंगे तो जो कबाड़ी कर रहे हैं, जैसे लोहे के सामान बेचते होते हैं सब घरेलू सामान, वो उसको दे देंगे, ठीक है। या गांव वाले बच्चे कुछ लेके आए, कुछ चावल और तो उनको बर्फ दे दिए, यानी वस्तु के बदले वस्तु था जो है वो आज भी चलता है। कहाँ? जोनबिल मेला में, ठीक है। जैसे भारत में कभी कुछ भी व्यापार करना हो तो सोना दे दीजिए, तो और उस व्यापार करके चले जाइए। उस एक समय ऐसा आया कि भारत के पास बहुत ही ज्यादा सोना आ गया और उस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अब विनिमय क्या? वस्तु विनिमय नहीं है, अब मुद्रा विनिमय है। अब कोई चीज हम लोग को चाहिए, मुद्रा देंगे तो वस्तु मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है कि असम में आज भी एक ऐसा मेला लगता है जहाँ वस्तुओं की खरीद बिक्री वस्तुओं के माध्यम से होता है, जिसे जोनबुल मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पोंगल त्योहार, याद रखिएगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख कृषि त्योहार है। सागा दाब त्योहार सिक्किम का बौद्ध धर्म का त्योहार है। याद रखिएगा, सागा दाब त्योहार कहाँ है? सिक्किम का है और बौद्ध धर्म का है। लोसर त्योहार पूछा हुआ कई बार, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है, जो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को द्वारा, देखिए क्लास काफी लंबा है इसीलिए ये 3 भाग। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। में पहला भाग याद रखिएगा,
और दूसरा और तीसरा भाग इसके बाद वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, तब ये क्लास कंप्लीट होगा। एक ही बार बहुत लंबा क्लास ले लेंगे तो आपको ही बोरिंग हो जाएगा और मुझे ही पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यूनेस्को द्वारा 1982 से विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। जंगल महल उत्सव जनजाति कला को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भारतीयों ने इंडोनेशिया से पान की बेल लगाने की विधि पूछ सकता है। पान की बेल कहाँ से आया, तो इंडोनेशिया से, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है बताइए। वर्तमान में उसकी राजधानी चेंज हो गई है, आपको मालूम है, और जब चेंज हो गई है तो किस द्वीप पे है ये आपको बताना है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपको बताना है, ठीक है। भारतीयों में आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया, ठीक है। ये आप समझ ही रहे होंगे, पान की बेल आया, जैसे अक्सर प्रश्न आता है आलू कहाँ से आया, भारत में आलू कौन लाया, तो वास्को डी गामा लाया। कहाँ से लाया, तो पुर्तगाल से लाया। भारत में मक्के की खेती कहाँ से आई, तो अमेरिका से आया, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी मुंबई में 1875 में। इनकी बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा, ठीक है। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये कई बार अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए ये वाक्य किसका है, तो ये भी किसका है, स्वामी दयानंद का है। और 1875 में इनके बचपन, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, ठीक है। दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, हिंदी भाषा में लिखा। ये कई बार आ चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में लिखा, आप क्या आंसर देंगे, हिंदी भाषा में लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसको दिया थे। और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, यह भी अक्सर पूछता है। अकबर द्वितीय जो मुगल शासक था, उनका ये पेंशन बढ़वाने की बात करने के लिए इंग्लैंड गए थे, और जब ये काम हो गया तो अकबर द्वितीय ने इनको, राम मोहन राय को, राजा की उपाधि दे दिया। जैसे नरेंद्र आप जानते होंगे, नरेंद्र दत्त किसका नाम था, विवेकानंद का। यानी नरेंद्र दत्त को विवेकानंद किसने कहा, तो खेतड़ी के जो राजस्थान के महाराज खेतड़ी ने कहा था, ठीक है। और खेतड़ी की खान कहाँ है, राजस्थान में, झुंझुनू जिला में। और वहां से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो याद रखिएगा तांबा निकाली जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताइए, अंतर्जी खेड़ा कहाँ है और इससे क्या निकाला जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इन्होंने सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम संवाद कौमुदी और समाचार पत्र का नाम मिरातुल अखबार है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। इनकी पुस्तक का नाम तत्वबोधिनी है, याद रखिएगा। और एक दिन क्लास में बता भी रहे थे, इसी देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, किसको, विश्व भारती विश्वविद्यालय को, शांति निकेतन को। तो उसकी स्थापना किसने किया था, शांति निकेतन का, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, ठीक है। नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारत का सुकरात महागोविंद रनाडे को कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकाट ने किया था, ठीक है। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अडियार तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं बाबा कहता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जिनको ये क्लास अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।